नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिव्य है और इकोनॉमिक्स वाल यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जिसको प्रोपाउंड किया था केन्स, J.M. केन्स ने। इस लॉ को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ क्लियर होना चाहिए, जैसे कि कंजप्शन किसे कहते हैं। कंजप्शन रेफर्स टू द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द ह्यूमन नीड्स विदाउट नेसेसरली इन्वॉल्विंग एनी एक्सपेंडिचर ऑन सच गुड्स एंड सर्विसेज बाय द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग। इसका मतलब क्या है? कंजप्शन क्या रेफर करता है? कंजप्शन रेफर करता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हम यूज करते हैं हमारे नीड एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए किसी भी कीमत पे उसे हम कंजप्शन कहते हैं। और द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन प्रोपाउंडेड बाय द J.M. केन्स। आपको पता होना चाहिए J.M. केन्स कौन है। J.M. केन्स को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और उन्होंने ही द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन को प्रोपाउंड किया है। चलिए लॉ के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, the law propounded by the Keynes on the relationship between aggregate consumption and income is called Keynes fundamental law of consumption और psychological law of consumption। इसका मतलब क्या है? the law, इस लॉ को केन्स ने प्रोपाउंड किया है। एग्रीगेट इनकम एंड एग्रीगेट कंजप्शन की रिलेशन को देखते हुए इस लॉ को प्रोपाउंड किया गया है और इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन भी कहा जाता है। According to this law, when income increases, consumption also increases, but increases in consumption in less than increase in income। इस लॉ एक सिंपल सी बात कहती है, जैसे कि अगर ये एक कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज होता है तो उसका कंजप्शन में भी इंक्रीज होगा और जितना इंक्रीज इनकम में होगा उससे थोड़ा कम कंजप्शन में इंक्रीज होगा, लेकिन कंजप्शन में डिक्लाइन नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? व्हेन इनकम इंक्रीजेस ऑफ ए कंज्यूमर, इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम। According to Keynes, the psychology of the community is such that when aggregate real income is increased, aggregate consumption is also increased, but not by so much। उन्होंने भी वही ही बात बोली है, जैसे कि द कम्युनिटी की साइकोलॉजी क्या है कि अगर इनकम बढ़ेगा तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, लेकिन कुछ बेसिक्स नीड्स फुलफिल होने के बाद कंजप्शन थोड़ा इनकम के बराबर में थोड़ा कम बढ़ेगा, क्योंकि लोग सेविंग करना चालू कर देते हैं। चलिए इस लॉ की अजम्पशन पे एक नज़र डालते हैं। जैसे कि इस लॉ के 3 एजम्पशन है। पहला, नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है कि लॉ में एजम्पशन रखा गया है कि उसमें कोई साइकोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स को भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इनकम के सिवा देयर इज नो चेंज इन साइकोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कॉम्प्लेक्स सच एज पॉपुलेशन, हैबिट्स ऑफ द पीपल, ट्रेड्स, फैशन, कस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्राइसेस एट्सेट्रा। यह सब कांस्टेंट रहेगा। इनकम के सिवा बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। सेकेंड एजम्पशन क्या है? नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट देयर इज नो डेंजर ऑफ वार और कोल्ड वार, डिप्रेशन, बूम, पॉलिटिकल अपहेल, रिवॉल्यूशन एट्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, दिस लॉ अप्लाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी में नॉर्मल कंडीशन होना चाहिए, कोई वार या फिर डिप्रेशन का डर नहीं होना चाहिए। थर्ड अजम्पशन क्या है? प्रॉस्पेरियस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ड ऑन द लार्जेस्ट फेयर। इसका मतलब है क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्लोज इकोनॉमी पे बिलीव करते हैं, लेकिन केन्स इकोनॉमिक्स ओपन और फ्री इकोनॉमी पे बिलीव करते हैं। इसलिए उसने एजम्पशन रखा है कि द लॉ अप्लाइज टू फ्री एंड प्रॉस्पेरियस इकोनॉमी। द लॉ डज नॉट होल्ड गुड्स इन केस ऑफ socialist and underdeveloped economics। In a free economy, people can consume goods according to their needs। फ्री इकोनॉमी क्या होता है कि कंज्यूमर अपने हिसाब से गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर सकता है। इसके बाद
The law is explained with the help of table 1. It's clear from table 1 that proportionate increase in consumption is less than proportionate increase in income. Initially, when income is low, households meet their consumption expenditure either by withdrawing their past saving और by borrowing. जब कंज्यूमर का इनकम 0 था तो उसका कंजप्शन लेवल 50 था, 0 नहीं हुआ, क्योंकि कुछ हम जब कुछ भी नहीं कमाते तब भी हमारा कंजप्शन कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए उसने इधर बाय विड्रॉइंग पास्ट सेविंग और बाय बोरोइंग फ्रॉम अदर्स करके उसका कंजप्शन फुलफिल कर रहा था. सब्सिक्वेंटली वी फाइंड दैट इंक्रीज इन कंजप्शन ऑब्जर्व्स डिमिनिशिंग रेट. लेकिन जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ने लगता है तो कंजम्पशन में भी बढ़ोतरी होती है, लेकिन एक डिक्रीजिंग रेट में होती है. जैसे कि इनकम में 50 बढ़ते हो, लेकिन कंजप्शन में 25 बढ़ने लगती है. इस टेबल को हम एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं. जैसे कि हम एक्स एक्सिस पे इनकम लिए हैं और वाई एक्सिस पे कंजप्शन एंड सेविंग. ओ वाई हमारा इनकम कर्व है और C1 हमारा कंजप्शन कर्व है. जब कंज्यूमर का इनकम 0 था तो कंजप्शन लेवल OC था और इसे ऑटोनमस कंजप्शन भी कहा जाता है, और उस टाइम सेविंग नेगेटिव सेविंग था. और जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ने लगता है OY तो कंज्यूमर का कंजप्शन भी एक टाइम आता है जहाँ पे कंजप्शन और इनकम बराबर होता है और वहाँ पे सेविंग 0 होता है. इसे ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है. उसके बाद जब इनकम बढ़ने लगता है तो कंजप्शन एक डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करता है. जैसे कि जब OY1 इनकम होता है तो कंजप्शन लेवल CE से CB होता है और सेविंग BA. और उसके बाद जब इनकम OY2 होता है तो कंजप्शन CB से CD होता है, लेकिन सेविंग बढ़ने लगता है DC, जो इस ग्राफ में दिखाया गया है. उसके बाद पॉजिटिव सेविंग होने लगती है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. कुछ नहीं है इधर, बस इतना ऐसा लॉ कहती है कि अगर इनकम में बढ़ोतरी होगा तो कंजप्शन में भी बढ़ोतरी होगा, लेकिन कंजप्शन में जितना इनकम में जितना इंक्रीज होगा उससे थोड़ा कम कंजप्शन में इंक्रीज होगा, क्योंकि इनकम का थोड़ा पार्ट सेविंग में किया जाता है. इसलिए लॉ कहती है व्हेन इंक्रीज इन इनकम इज कंजप्शन आल्सो इंक्रीज, बट इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस देन इंक्रीज इन इनकम. उसके बाद हम लॉ की कुछ प्रीपोजिशन देखेंगे. प्रीपोजिशन ऑफ द लॉ. देयर आर 3 मेन प्रीपोजिशन ऑफ द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन. पहला क्या है? इंक्रीज्ड एग्रीगेट इनकम लीड्स टू इंक्रीज एग्रीगेट कंजप्शन बट बाय ए समव्हाट स्मॉलर अमाउंट. इसका मतलब क्या है? व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट इनकम देयर इज इंक्रीज इन एग्रीगेट कंजप्शन आल्सो, बट इंक्रीज इन कंजप्शन इज देन less than increase in income. The reason being that when the basic needs of the people are fulfilled, additional income attracts less consumption and more saving. इसका मतलब क्या है? जब हमारा बेसिक नीड्स फुलफिल होता है तो फिर हम कंजप्शन को थोड़ा कम कर देते हैं. इनकम अगर इंक्रीज करता रहेगा तो हम कंजप्शन को थोड़ा कम कर देते हैं और सेविंग करने लगते हैं फ्यूचर के लिए. ये प्रीपोजिशन वही बात ही बोल रही है. सेकंड प्रीपोजिशन क्या है? इंक्रीज इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग. इंक्रीज इनकम इज डिवाइडेड बाय बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग. मैंने आपसे पहले भी कहा था इनकम 2 पार्ट में डिवाइड होता है. पहला कंजप्शन, आइदर हम कंजप्शन करेंगे हमारे इनकम के एक पार्ट से, और आइदर हम सेविंग करेंगे. दिस प्रीपोजिशन इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट वन. व्हेन एग्रीगेट इनकम इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस देन प्रोपोर्शनेट इनकम इंक्रीज इन इनकम. द पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट स्पेंड इज कॉल्ड सेविंग. सेविंग किसे कहते हैं? जो पार्ट हमारा इनकम कंजप्शन में इन्वेस्ट नहीं स्पेंड नहीं करते उसे ही इनकम इज सेविंग कहते हैं. सेविंग किसे कहते हैं बच्चों? जैसे कि इनकम का जो पार्ट हम कंज्यूम करने में स्पेंड नहीं करते
अगर मेरा इनकम 100 रुपया है, मैं 50 रुपया कंजप्शन में स्पेंड करता हूँ, बाकी 50 रुपया क्या सेविंग करता हूँ, तो उसे ही सेविंग कहते हैं। इट इज़ देयरफॉर सेड दैट इंक्रीज इन इनकम इज डिवाइडेड बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग इज सर्टेन प्रोपोजिशन दैट इज डाल्टा वाई इक्वल टू डाल्टा सी प्लस डाल्टा एस। डाल्टा वाई क्या है? चेंज इन इनकम इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन प्लस चेंज इन सेविंग। थर्ड प्रीपोजिशन क्या है? An increase in aggregate income is unlikely to lead either to less consumption or less saving than before. It implies that increase in aggregate income will decidedly lead to increase in saving and consumption. अगर हमारा इनकम इंक्रीज करेगा तो अगर इंक्रीज करेगा इनकम तो इधर हमारा कंजप्शन में इंक्रीज होगा और इधर हमारा सेविंग में इंक्रीज होगा। It is impossible that saving and consumption may fall when income rises. I think आप लोगों को समझ में आ गया। बहुत सिंपल सी लॉ है, सिर्फ एक बात पे ही मेरे हिसाब से दोस्तों आपको समझ आ गया होगा लॉ क्या कहना चाहती है। और अगर एग्ज़ाम में आ गया क्वेश्चन पूछा द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन एक्सप्लेन करो, तो पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बाद एजम्पशन, एजम्पशन के बाद एक्सप्लेनेशन के बाद इस 3 प्रीपोजिशन को लिखना। कोई भी टीचर मार्क नहीं काट सकता आपका, ठीक है। एक अगले वीडियो के साथ मिलते हैं आपको। इतने वक्त के लिए जय हिंद।